प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट बेसिक केमिस्ट्री का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडिकल्स और आयंस, है ना। रेडिकल्स को हम लोग आयंस भी बोलते हैं। तो रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल्स आर ग्रुप ऑफ एटम दैट रिएक्ट एज सिंगल एटम एंड कीप देयर आइडेंटिटी इन मेनी रिएक्शंस। रेडिकल्स क्या है? जब कोई ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स टूटता है तो सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही सिंगल एटम्स जो होता है उसका रेडिकल्स कहलाता है। जैसे देखिए NaCl टूटेगा तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो ये Na प्लस जो है ये भी एक रेडिकल है, Cl माइनस भी एक रेडिकल्स है ना। अब वो अलग बात है कि Na जो है वो पॉजिटिव रेडिकल्स है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और Cl माइनस जो है वो निगेटिव रेडिकल्स है क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिकल्स फिजिकली जो है दो टाइप का होता है, सिंपल रेडिकल्स और कंपाउंड रेडिकल्स। सिंपल रेडिकल्स क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ एन एटम ओनली, जो एक ही एटम से बना हो, है ना, ओनली वन एटम से बना हो, उस रेडिकल्स को बोलेंगे सिंपल रेडिकल्स। तो इसमें पॉजिटिव रेडिकल्स भी आ जाता है और नेगेटिव रेडिकल्स भी आ जाता है। कंपाउंड रेडिकल्स क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कंपाउंड्स रेडिकल्स, मतलब जो कंपाउंड जैसा होगा, बहुत सारा एटम से मिला होगा लेकिन रेडिकल्स होगा, यानी उस पर चार्ज होगा। तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम्स। ये कंपाउंड रेडिकल्स जो होता है दो या दो से अधिक जो है अलग अलग एटम से बना होता है। जैसे देखिए NO3 3 माइनस, तो NO3 3 माइनस, NO3 दो अलग अलग एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, उस पर चार्ज है तो ये रेडिकल्स हो गया। SO4 2 माइनस, S सल्फर हो गया, O पर ऑक्सीजन हो गया, और उस पर, है ना, SO4 पर 2 माइनस है, निगेटिव चार्ज है, तो ये भी कंपाउंड रेडिकल्स हुआ। चलिए आगे बढ़ते। केमिकली, है ना, रेडिकल्स दो टाइप का होता है, एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। एसिड रेडिकल क्या होता है? देखिए, अ रेडिकल फॉर्म्ड बाय रिमूव ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। एसिड से जब हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है ना, तब जो बचता है वो एसिड रेडिकल्स बचता है। और, है ना, बेसिक रेडिकल क्या होता है देख लीजिए। अ रेडिकल फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस फ्रॉम द बेस। जब कोई बेस से OH माइनस निकल जाएगा तो जो बचेगा वो बेसिक रेडिकल्स हो जाएगा। रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं NaOH प्लस HCl, तो ये क्या बना? NaCl प्लस H2O, है ना। अब देखिए Na से OH बाहर निकल गया और, है ना, Cl से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो OH और H मिलके H2O बना दिया और Na और Cl मिलके NaCl बना दिया। तो OH जहां से निकला वो हमारा बेसिक रेडिकल हो गया, और हाइड्रोजन जहां से, है ना, निकला, है ना, यानी Cl, वो हमारा क्या हो गया? एसिडिक रेडिकल्स हो गया। NaOH जो है वो हमारा बेसिक रेडिकल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सारा आपको कंपाउंड दिए हैं, उसको आप एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेरियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4, तो यहाँ Ba2 प्लस बेसिक रेडिकल हो गया और SO4 2 माइनस क्या हो गया? एसिडिक रेडिकल हो गया। बिस्मथ नाइट्रेट BiNO3 का होल 3, तो Bi3 प्लस जो है वो बेसिक रेडिकल हो गया, NO3 माइनस जो है वो एसिड रेडिकल हो गया। अब देखिए फेरस सल्फेट में FeS में Fe2 प्लस जो है वो बेसिक रेडिकल हो गया और S2 माइनस जो है एसिड रेडिकल हो गया। क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल 3, Cr3 प्लस जो हो गया वो बेसिक रेडिकल्स हो गया, और SO4 2 माइनस जो हो गया वो एसिड रेडिकल्स हो गया। तो, है ना, ये पूरा लिस्ट को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज के अकॉर्डिंग, है ना,
रेडिकल्स दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स क्या होता है, देखिए, द बेसिक रेडिकल्स then carry a positive charge when the salt dissolve in a water, that radicals is called electropositive radicals, है ना। कर जब सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो है ना, जो बेसिक रेडिकल्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। अब ये कितना टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। तो मोनो मीन्स सिंगल चार्ज वाला, तो H+ या K+। बाईवैलेंट मीन्स डबल चार्ज वाला, Ba2+ और या Ca2+। ट्राईवैलेंट मीन्स ट्रिपल चार्ज वाला, है ना, Al3+ Cr3+। टेट्रावैलेंट मीन्स है ना 4 चार्ज वाला, तो Pb4+ और Sn4+। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स क्या होता है, कर द एसिड रेडिकल्स देन कैरी अ नेगेटिव चार्ज when the salt dissolve in water, that radicals is called electronegative radicals। करे जब सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एसिड रेडिकल्स पर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। अब ये भी 4 टाइप का होता है, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। मोनोवैलेंट मीन्स क्या होगा, जिसमें है ना सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, तो जैसे Cl- Br-, है ना। बाईवैलेंट मीन्स क्या होगा, जिस पर डबल नेगेटिव चार्ज हो, O-, S-। ट्राईवैलेंट क्या होगा, जिस पर ट्रिपल नेगेटिव चार्ज हो, BO3 पर 3-, BO3 3-। टेट्रावैलेंट क्या होगा, जिस पर 4 नेगेटिव चार्ज हो, FeCN6 4-। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम ऑर्गेनिक में आपको बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब देखिए किस कंपाउंड का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है वो हमको निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए H2O वाटर है, वाटर किससे किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तब उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंटेज होगा, है ना, और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होगा। तो हाइड्रोजन का हम लोग को परसेंटेज निकालना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले H2O का है ना मास निकाल लिए, तो 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास 2 हो गया, और 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16। पीरियोडिक टेबल देख लिए, दोनों को ऐड कर दिए, 18 हो गया। मास निकालना आप जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 18.02 है, तो हम लोग एग्जैक्ट लेकर ही काम करते हैं। 18.02 ग्राम ले लिए। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला लगा देते हैं, मास ऑफ एलिमेंट यानी जिसका निकालना है उसका मास रख दीजिए। तो हम लोग निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसका मास हो गया 2 इंटू, है ना, 100, है ना, 2 इंटू 100। यहाँ आप देख रहे होंगे 2 इंटू 1.0, 2 हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है, नंबर्स को 1 उसका एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है, तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया, अपॉन मोलर मास यानी टोटल मास हो गया 18.2। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 11.21 हो जाएगा परसेंटेज। अब ऑक्सीजन का निकालते हैं, 1 ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हम लोग लिख दिए 16 अपॉन टोटल मास होता है 18.02, है ना, H2O का टोटल मास यहाँ रख दिए, इंटू 100, तो ये हमारा आया 88.79। तो आप देख लिए कि H2O में 11.21% हाइड्रोजन होता है और 88.79% ऑक्सीजन होता है। तो इसी को हम लोग मास, है ना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अब आगे देखिए आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और केमिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन या केमिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, लेकिन मास अलग अलग हो या न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो ऐसे
एटम्स को क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। देखिए जैसे कार्बन है ना, कार्बन ये भी 6 है, ये भी 6 है, एटॉमिक नंबर यहाँ 6 है, मास देखिए इसका 12 है और इसका 14 है, तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का आइसोटोप हो गया। जैसे यूरेनियम देखिए ये भी 92, ये भी 92, इसका मास है 235, इसका मास है 238, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटोप्स है ना। चलिए आगे बढ़ते। एवरेज आइसोटोपिक मास, अब आइसोटोपिक मास निकालने बोलेगा, एवरेज आइसोटोपिक मास बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिएगा। पहला कह रहा है अगर रेशियो ऑफ आइसोटोप्स आर गिवन, मान के चलिए 2 कार्बन है, एक C12 है, एक C12 है, एक C14 है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तब हम लोग ये फॉर्मूला से काम कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला कह रहे हैं M/A प्लस N/B अपॉन M प्लस N, वेयर AB क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स है ना, उस आइसोटोप्स का कितना एटॉमिक मास होगा, जैसे C12 हो गया है ना, C14 हो गया, तो ये जो 12 14 है ये हमारा AB है ना। उसके बाद Mn क्या है, Mn रेशियो है, Mn जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1:2 3:5, वो रेशियो क्वेश्चन में रहेगा, उसको रख दीजिएगा, आइसोटोपिक मास निकल जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी परसेंटेज दिया रहता है कि भैया कार्बन जो है 12 का जो परसेंटेज होगा इतना परसेंट होगा और कार्बन 14 का जो परसेंटेज होगा इतना होगा, तो बताइए कि एवरेज आइसोटोपिक मास कितना है, तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, x/100 × A प्लस y/100 × B। यहाँ ए बी क्या है, एटॉमिक मास है, ये ऊपर वाला है ना, इसको ए मान लेते हैं तो इसको बी मान लेते हैं, और एक्स वाई क्या है, परसेंटेज है जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, इससे आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है बोरन हैज 2 आइसोटोप्स, बोरन 10 whose percentage abundance are 19.6 and 80.4 respectively. What is average atomic mass of boron? है ना, कह रहे भैया बोरन 10 का 2 आइसोटोप्स होगा, एक का परसेंटेज है 19.6 और दूसरे का है 80.4, तो बताइए कि एवरेज आइसोटोपिक मास क्या होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि बोरन का आइसोटोप्स कौन कौन होता है ना। तो वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर अगला यूनिट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चर, आइसोस्टर, है ना, बहुत सारा आइसो हम आपको बताएंगे, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। फिर भी आपको बोरन का याद रखना पड़ेगा कि बोरन का 10 और 11 है ना, 2 आइसोटोप्स होता है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज दिया है तो सेकंड वाला, चलिए हम लोग को परसेंटेज दिया है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, x/100 × A, y/100 × B। x है ना, अब देखिए पहला का परसेंटेज कितना, 19.6 अपॉन 100 इंटू, है ना, तो बोरन का 10 वाला का एटॉमिक मास 10 होगा, है ना, फिर प्लस इसका परसेंटेज 80.4, तो यहाँ रख दिए 18, यहाँ रख दिए 80.4 अपॉन 100 इंटू, है ना, बोरन का एक 10 होता है, एक 11 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 11, तो वो रख दिए। तो टोटल हम लोग का जो आंसर आया 10.804, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास हो गया। एसिड क्या होता है, H+ देने वाला एसिड, है ना, OH- लेने वाला एसिड, है ना, या लोन पेयर लेने वाला एसिड, जिसका pH 7 से कम हो वो एसिड, जिसका टेस्ट सॉवर हो, है ना, वो एसिड, है ना। एसिड में से अगर एक H+ बाहर निकाल दीजिएगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, जैसे HCl, तो HCl में से एक हाइड्रोजन आप बाहर निकालिएगा तो Cl- को आप, है ना, कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं। वैसे HCl क्या होता है, HCl का एक नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HNO3 में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, जैसे HNO3 है तो एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो बचा NO3-, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो एसिड में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एसिड है जिसका नाम याद कर लीजिएगा, बोरिक एसिड H3BO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रस एसिड HNO2,
नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो कुछ एसिड का नाम याद कीजिएगा, बहुत यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते। बेस, अब बेस क्या होता है? जो OH माइनस है ना कि देने वाला या किसी को दे वो बेस, जो H प्लस किसी से ले ले वो बेस है ना, जो लोन पेयर किसी को दे दे उसको बेस बोलते हैं, जिसका pH 7 से ज़्यादा हो वो बेस होता है, जिसका टेस्ट जो है बीटर हो वो बेस है ना। अब लिटमस पेपर वाला बात हम बता नहीं रहे हैं, वो लैब का बात है ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री के नॉमरिकल्स में खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो है ये टेस्ट का कोई यूज ही नहीं है। तो इसीलिए हम आपको लिटमस पेपर वाला नहीं बता रहे हैं कि भैया ये ब्लू से रेड कर दिया, रेड से ब्लू कर दिया तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। इसको हम छोड़ के ही चल रहे हैं। वैसे बुक में आप तो जानते ही होंगे, 9th-10th में पढ़े होंगे। चलिए अब देखिए, बेस में से OH माइनस हटा दीजिएगा तो ये कंजुगेट एसिड हो जाएगा। जैसे देखिए NaOH है ना, अब इसमें से OH माइनस हटा दीजिएगा तो क्या बच गया? Na प्लस। तो Na प्लस को हम लोग बोल सकते हैं कंजुगेट एसिड। बेस में से OH माइनस हटाइएगा तो क्या बचेगा? कंजुगेट एसिड बचेगा। चलिए आगे बढ़ते। एसिडिटी, रिलीजिंग पावर ऑफ OH माइनस। OH माइनस देने का जो पावर होगा ना वो उसका एसिडिटी कहलाएगा। जिसमें जितना OH माइनस देने का पावर होगा उसका एसिडिटी उतना ज़्यादा होगा। जैसे NaOH तो एक ही OH है तो एक ही ना देगा, KOH तो एक ही OH है तो एक ही किसी को दे सकता है, इसका एसिडिटी 1 हो गया। MgOH2 है ना, 2 OH है तो 2 दे सकता है, CaOH2 2 OH है तो दे सकता है, तो इसका एसिडिटी कितना हो गया? 2 हो गया। उसका उल्टा बेसिसिटी, अब बेसिसिटी देखिए क्या होता है? रिलीजिंग पावर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन देने का पावर को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। कितना H प्लस आयन देगा वो उसका बेसिसिटी कहलाएगा। तो जैसे HCl में एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही H प्लस दे सकता है, HNO3 एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही H प्लस दे सकता है, तो इसका बेसिसिटी हो गया 1 है ना। H2SO4 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, H2C2O4 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो इसलिए इसका बेसिसिटी हो गया 2। तो एसिडिटी और बेसिसिटी आप समझ गए। OH माइनस देने का है ना पावर एसिडिटी कहलाता है, H प्लस देने का पावर जो है बेसिसिटी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा होगा। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एसिड में से अगर आप है ना, अब अभी बताए थे, एसिड में से H प्लस आयन को हटा दीजिए तो वो क्या बचेगा? कॉन्जुगेट बेस बचेगा है ना। एसिड में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो वो जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस बचेगा है ना। अब कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, यानी बेस में से एक OH माइनस को जो है आप हटा दीजिए तो वो जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब इसका स्टेबिलिटी जो है जितना ज़्यादा होगा है ना, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा इस कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका हम आपको बहुत डीप में स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में हम आपको पूरा डीप में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म है जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में यूज होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ जेई का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टर्म है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है, जेई हो या नीट हो, तो इसीलिए इसको आपको डीप में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का है ना। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब 2 सब्सटेंस एक दूसरे में 100% घुल जाता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे है ना, अब मान के चलिए पानी है और मिल्क है ना, दोनों को मिला दीजिए
तो क्या होगा, पानी 100% मिल्क में घुल जाएगा, तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे चीनी है और पानी है, चीनी पानी को है ना मिलाइए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, चीनी पूरा घुल जाता है पानी में, तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए अब सोलूट क्या हो गया, कह रहा अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए डिजॉल्व सब्सटेंस, है ना, जो सब्सटेंस घुल जाए, मिक्स हो जाए, मिल जाए 100% सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, सोलूट बोलते हैं। या ऐसे देखिएगा, जिसका अमाउंट बहुत कम हो वो सोलूट होता है। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट बहुत कम हो, अब मान चलिए 1 गिलास हमको पानी है और 1 चम्मच चीनी है, तो चीनी क्या हो गया, पानी में घुल जाएगा, तो ये क्या हो गया, चीनी क्या हो गया, सोलूट हो गया, है ना। सॉल्वेंट क्या हो गया, द सब्सटेंस इन विच सोलूट इज डिजॉल्व, जो सोलूट को घुला ले उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। अब मान चले 1 चम्मच चीनी है और 1 गिलास पानी है, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और चीनी क्या हो गया, सोलूट हो गया, और दोनों को मिला देंगे तो दोनों का मिक्सचर जो है, शरबत जो होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। तो आप अमाउंट से देख लीजिएगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सोलूट हो जाएगा। अब सोलूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। यानी चीनी और वाटर दोनों को मिलाएंगे तो जो शरबत बनेगा वो शरबत जो है सॉल्यूशन कहलाएगा, चीनी सोलूट कहलाएगा, और पानी जो है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। चलिए अब कुछ टर्म है याद रखिएगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा या पोलर सॉल्यूशन, कहीं बोल दिया कि भैया एक्वस सॉल्यूशन है या पोलर सॉल्यूशन है, तो समझ जाइएगा वाटर का सॉल्यूशन है, H2O मिला हुआ सॉल्यूशन है ना। एक्वस सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब है कि वाटर का सॉल्यूशन है। नॉन पोलर सॉल्यूशन समझ जाइएगा, अप्रोक्सली ईथर का सॉल्यूशन है ना। ईथर नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, इसका मतलब है कि वो ईथर का सॉल्यूशन होगा। कहीं एक वर्ड यूज किया कॉन्सनट्रेटेड, है ना, कॉन्सनट्रेटेड समझिएगा प्योर सब्सटेंस है, जैसे मिल्क कॉन्सनट्रेटेड है, यानी प्योर मिल्क है, इसमें जरा सा भी बाहर से पानी नहीं मिलाया गया। एसिड कॉन्सनट्रेटेड है ना, कॉन्सनट्रेटेड है एसिड, तो इसका मतलब है कि एकदम प्योर एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है ना। ऐसा वोलेटाइल सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं जो वाष्पकृत हो जाए, वाष्पकृत मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइप का सॉल्यूशन को बोलेंगे वोलेटाइल सॉल्यूशन। यानी आप गर्म किए और वो सब क्या हो गया, वेपर बन गया, तो वो वोलेटाइल सॉल्यूशन हो गया, वाष्पशील सॉल्यूशन, है ना। जैसे पानी को गर्म करते हैं, पानी क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, तो ये क्या हो गया, पानी क्या हो गया, वोलेटाइल सॉल्यूशन हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जैसे ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, ये सब वोलेटाइल सॉल्यूशन में आता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन यानी जिसको गर्म करते हैं और वो वेपर में बदल ही नहीं रहा है, वाष्पशील हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन हो गया। ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, है ना, ये सब को गर्म कीजिए तो ये वेपर में बदलेगा ही नहीं, जल जाएगा लेकिन वेपर में नहीं बदलेगा, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ये सब टेक्निकल वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरे केमिस्ट्री में, और जो बच्चे ये सब वर्ड नहीं जानते हैं उनसे केमिस्ट्री नहीं बनता है, या उनको केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है। डाइल्यूटेड, है ना, डाइल्यूटेड अगर कहीं रहेगा तो समझिएगा कि इसमें कुछ वाटर मिला हुआ है, मिक्स्ड विथ सम वाटर, कुछ वाटर मिला हुआ है। जैसे आप दूध लिया, दूध डाइल्यूटेड है, इसका मतलब दूध में थोड़ा पानी मिला हुआ है ना। वेरी डाइल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ है। अगर मान के चलिए आप दूध लिया, वो वेरी डाइल्यूटेड हो, इसका मतलब उसमें, है ना, आधा लीटर से भी ज़्यादा 1 लीटर में पानी मिलाया गया है। एक टेक्निकल वर्ड है पेरोक्साइड लिंकेज, करे बॉन्ड बिटवीन 2 सेम ऑक्सीजन एटम विथ सिंगल बॉन्ड। जब 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए तो उस टाइप के लिंकेज को क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड लिंकेज, है ना। जैसे O2 तो O2 में 1 माइनस इधर दे दीजिए, 1 माइनस इधर दे दीजिए, दोनों ऑक्सीजन पर 1-1 चार्ज दे दीजिए, तो ये लिंकेज क्या हो गया, पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। सुपर ऑक्साइड लिंकेज, जब 2 ऑक्सीजन जो है उस पर एक ही चार्ज रहे तो वो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब है कि, है ना, आधा चार्ज इस पर और आधा चार्ज इस पर होगा,
तो ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड लिंकेज हो गया। डाइऑक्साइड है ना, जब दो ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं रहे, यानी दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, तो ये डाइऑक्साइड हो गया। मोनोऑक्साइड, जब एक ही ऑक्सीजन पर दो चार्ज रहे, तो ये क्या हो गया, मोनोऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज है पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अब देखिए रिएजेंट है ना, रिएजेंट क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का पार्ट होता है। जैसे मॉलिक्यूल्स प्लस रिएजेंट, ये दोनों रिएक्टेंट का पार्ट होता है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन करवाने में मदद करता है, और प्रोडक्ट जो है, जो मॉलिक्यूल्स और रिएजेंट मिलके जो बनाता है वो प्रोडक्ट होता है। यानी एलएचएस में जो है मॉलिक्यूल और रिएजेंट यानी रिएक्टेंट होता है, और आरएचएस में जो है वो प्रोडक्ट रहता है ना। और ये एरो के जो ऊपर में रहता है वो कैटलिस्ट होता है। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कर द लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर फुल्ली 100% कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जिसका अमाउंट बहुत कम हो, है ना, अमाउंट बहुत कम हो, और जो 100% जो है वो केमिकल रिएक्शन में भाग ले, तो उस टाइप के रिएजेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान के चलिए वाटर है 1000 ग्राम और सॉल्ट है 10 ग्राम, तो ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन हो बनाया, तो सॉल्ट पूरा घुल गया होगा, यानी पूरा रिएक्शन क्या होगा, तो सॉल्ट क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट से आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, तो हम डिस्कस करेंगे। पहले लिमिटिंग रिएजेंट समझ लीजिए, जो 100% रिएक्शन में भाग ले, 100% रिएक्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, उस रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा 1 ग्राम ऑफ Mg इज बर्न्ट इन अ क्लोज वेसल विच कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ O2 विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। 1 ग्राम Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया है, ऑक्सीजन का अमाउंट 0.5 ग्राम था, तो बताइए कि इस दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आप पहले रिएक्शन देख लीजिए, 2 Mg प्लस O2 मिलकर 2 MgO बना। 1 Mg तो है ना O2 से रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि वैलेंसी का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो 2 Mg को ले लिए और एक O2 मॉलिक्यूल्स को ले लिए, और दोनों मिलके क्या बनाया, 2 MgO। तब है ना Mg का वेट हम निकाल लिए, तो 2 Mg था तो 48 ग्राम, O2 का वेट हो गया मोलिकुलर वेट 32 ग्राम, 2 MgO का मोलिकुलर वेट हो गया 80 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 48 ग्राम Mg के लिए 32 ग्राम O2 चाहिए, तो 1 ग्राम Mg के लिए कितना O2 चाहिए, तो 32/48 यानी 0.67 ग्राम, यानी 1 ग्राम Mg को जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 0.67, और हमारे पास अवेलेबल कितना है 0.5 ग्राम। इसका मतलब जितना ऑक्सीजन था सब यूज हो गया होगा, है ना, और ऑक्सीजन की जरूरत भी इसको पड़ गया होगा, यानी जितना ऑक्सीजन था वो सब यूज हो गया होगा, तो ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट कह रहा है सबस्टेंस विच चेंजेस द रिएक्शन रेट विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल एनर्जेटिक ऑफ द रिएक्शन। कह रहा है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, यानी इंक्रीज भी करवा सकता है, डिक्रीज भी करवा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन करने का स्पीड को क्या कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, है ना। आप देखे होंगे हमारे यहाँ शादी होता है तो एक लड़का पक्ष का एक लड़की पक्ष का और बीच में एक मीडिएटर रहता है जो क्या करता है, रिलेशन जोड़ने का काम करता है ना। जबकि मीडिएटर का ऐसा नहीं कि मीडिएटर का शादी होता है, मीडिएटर बस आता है रिलेशन जोड़ के चला जाता है। तो मीडिएटर जो हो गया वो कैटलिस्ट हो गया, है ना। और ये लड़का पक्ष का और लड़की पक्ष का जो सदस्य हो गए ये रिएजेंट का काम किया, है ना। तो कैटलिस्ट, और दूसरा ऐसा भी आदमी होता है जो क्या करता है ना, बना बनाया शादी को बिगाड़ देता है।
उसी तरह कैटलिस्ट भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है। तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट, अब चलते हैं टाइप ऑफ कैटलिस्ट पर। तो 4 टाइप का कैटलिस्ट होता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। अब देखिए होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, करे ऐसा कैटलिस्ट जो सेम फेज में रहे। फेज मतलब अगर है ना रिएजेंट सब गैसेस हैं तो कैटलिस्ट भी गैस ही रहेगा। तो ये हो गया होमोजीनियस, सेम जाति वाला कैटलिस्ट, है ना। जैसे मान चले लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों सेम जाति का है और जो मीडिएटर भी सेम जाति का है, तो ये हो गया होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो SO2 है ना, 2SO2 प्लस O2 मिलके 2SO3 बनाया, तो यहाँ NO जो है ये कैटलिस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ सब गैस ही गैस है, ये गैस ये गैस ये गैस ये गैस, ये सब एक ही जाति का है, तो ये हो गया होमोजीनियस कैटलिस्ट, है ना। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पर आते हैं, करे डिफरेंट फेज, है ना। रिएक्टेंट जो है वो दूसरा फेज का रहे और कैटलिस्ट दूसरा फेज का रहे, यानी लड़का लड़की पक्ष किसी और जाति का और मीडिएटर कोई और जाति का रहे, तो इस टाइप के कैटलिस्ट को बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब देखिए 2SO2 और O2 दोनों गैस है, ये मिलके 2SO3 बनाया, ये भी गैस बनाया, लेकिन कैटलिस्ट P लगाए हैं, है ना, सॉलिड। तो यहाँ देखिए ये सब गैस है और कैटलिस्ट सॉलिड है, तो अलग जाति का हो गया, ये सब गैस जाति का, वो सॉलिड जाति का, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, फॉर रिएक्शन रेट फास्ट, ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, है ना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। आप देखे होंगे जिसका मीडिएटर अच्छा होता है ना, तो लड़का लड़कियों का शादी में तो उसका शादी बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसे देखिए 2H2O2, अब इसमें PT कैटलिस्ट हो गया, तो ये तुरंत क्या कर दिया 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट करती है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गया। तो ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर दे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना। अब निगेटिव कैटलिस्ट क्या हो गया, कुछ गुंडा टाइप का लोग क्या होता है, बना बनाया रिश्ता को भी बिगाड़ देता है, तो उस टाइप के आदमी को बोलते हैं निगेटिव आदमी। उसी तरह ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट को स्लो कर दे उसको बोल देंगे निगेटिव कैटलिस्ट। तो देखिए क्या होता है 2Na2SO3 सॉलिड प्लस O2 गैस, अल्कोहल यहाँ रखे तो ये बन गया 2Na2SO4, ये स्लो रिएक्शन हो गया। तो अल्कोहल जो हो गया ये कौन सा कैटलिस्ट कहलाया, ये कहलाया निगेटिव कैटलिस्ट। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। STP और NTP, STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अगर STP बोलेगा या NTP बोलेगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री लीजिएगा या 273 केल्विन लीजिएगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 76 cm ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर या 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिएगा हमको किस डायमेंशन का यूज है क्वेश्चन बनाने में फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वो है ना सेलेक्ट कर लीजिएगा डाटा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। और वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर या 22,400 ml, यानी STP और NTP बोल दिया तो ये सब डाटा आपको खुद से है ना दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया क्वेश्चन जो बनाएंगे अब यही सब डाटा यूज करके बनाएंगे। और कुछ रहेगा लेकिन है ना, और गिवन कम रहेगा, आपको समझना ज़्यादा है। अगर RTP बोल दिया तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लीजिएगा। RTP मीन्स रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। RTP में टेम्परेचर 25 डिग्री लीजिएगा या 298 केल्विन लीजिएगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लीजिएगा या 76 cm ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg ले लीजिएगा। वॉल्यूम जो है वो 22.45 लीटर लीजिएगा या 22,450 ml लीजिएगा, है ना। तो ये डाटा कब यूज कीजिएगा, जब क्वेश्चन में RTP दिया रहे। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, यानी कोई डेंसिटी गैस का दे दिया और हाइड्रोजन गैस का दोनों का रेशियो कर दीजिएगा तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। या ऐसा कीजिएगा मोलिकुलर वेट उस गैस का बाय 2 कर दीजिएगा तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी भी निकालने बोलेगा, तो ये सब डाटा का यूज कीजिएगा।
ये सब फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।